बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं बुक पढ़ रही थी सरकार की रह गुज़र से, जो कि ज़फ़र महमूद साहब ने लिखी है और ये हैं फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी। अच्छा, आपको पता है जब कोई बुक लिखता है तो वो किसी के नाम करता है, कोई अपनी अम्मी के नाम, कोई अब्बू के नाम, कोई दोस्तों के नाम। तो इन्होंने जो लिखा है वो मैं बस पढ़कर सुनाना चाहूँगी कि इन्होंने लिखा है पाकिस्तान की बेबस अवाम के नाम, जो दुआ गो हैं कि हमारे आइनी अदारों के सरबराह दस्तूर में मुतय्यन हदूद का एहतराम करें। वो दुआ शायद जो आज हर पाकिस्तानी मांग रहा है, जिसकी वजह से आज जो हालात हैं, क्योंकि हमारे आइनी अदारों के सरबराह आज तक अपने हदूद का तयन ही नहीं कर पाए। उन्हें आज तक यही नहीं पता चला उन्हें बाय बुक चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है या फिर कहीं से डिक्टेशन लेनी है। आप भुट्टो का दौर देख लीजिए या अब का दौर देख लीजिए। अब हम भुट्टो के दौर में क्या जाएं, हम अगर अपनी लेटेस्ट ही बात कर लें तो जो जज दिलावर का फ़ैसला आया था या फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक जो करते रहे, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाय बुक मूव कर रहे हैं या क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं से डिक्टेशन ली जा रही है। कल जो तकरीब हुई उसमें जो सदर मुमलिकत पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब ने भी दो बातें की। उन्होंने कहा माशरे में जो है तरक्की उसी वक्त हो सकती है, माशरा उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए। पहली चीज़ गरीब का ख्याल रखा जाए और दूसरी इंसाफ का ख्याल रखा जाए। इन्होंने इसी उसमें एक मिसाल भी दी थी एक पैगंबर की कि जिनके पास फरिश्ते लाए थे कोई तनाज़ा लेकर या कुछ, तो उन्होंने एक की बात सुनी और दूसरे की बात सुने बिना ही फ़ैसला कर दिया, जिस पर अल्लाह ताला भी नाराज़ हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। तो यानी कि आप बिना फ़रीक़ैन को सुने हुए, दोनों फ़रीक़ैन को सुनना भी लाजमी है जब फ़ैसला दिया जाए। वो शायद वो जज दिलावर के रेफरेंस से शायद उन्होंने इनडायरेक्टली बात की थी, क्योंकि यही हुआ था इमरान खान के केस में कि उनकी जो पार्ट है उनको सुना ही नहीं गया था और एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया गया था। अब अगर हमारे कानून का ये हाल है, निज़ाम है, तो आप क्योंकि ये इदारे होते हैं ना, ये इन्होंने देखना होता है कि तमाम जो इदारे हैं वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो जो जिन्होंने मेंटेन करना है, जिन्होंने देखना है कि तमाम इदारे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ख़ुद भी अगर ना काम करें उसके मुताबिक, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुल्क किस तरफ जाएगा या माशरा किस बिगाड़ का शिकार होगा। अब इसी तकरीब में जी यहाँ पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, साथ में आपके जो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए थे और काकड़ साहब भी थे, आपके नए नए निगरान वज़ीर आज़म। और जिस तरह हमने सुनी हैं बातें या वहाँ पे जो भी लोगों को दिखाई दिया नज़र आए, तो उसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट थी शहबाज शरीफ को लेकर के, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। जी सुना है कि कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं मिली उनको, बेचारे इधर उधर देखते रहे कि शायद कोई मुझे भी वो इम्पोर्टेंस दे दे, क्योंकि उनका ख्वाब तो यही था कि शायद आने वाला इलेक्शन भी उन्हीं के नाम कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बेचारी की कोई भी, जिसे कहते हैं ना, वो फ्लैटरिंग बटरिंग काम नहीं आई, क्योंकि आप देख रहे थे कि पिछले दिनों वो जितनी भी तकरीरें कर रहे थे उसका क्रेडिट वो किसी और को ही दे रहे थे, कि चाहे वो खारजा पॉलिसी हो हमें तो उन्होंने बचा लिया, चाहे वो माशी पॉलिसी हो, वो कहते हैं ओहो उनकी वजह से जी हम बच गए हैं, जी उन्होंने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। तो सही मानों में फ्लैटरिंग हो रही थी, बटरिंग हो रही थी, लेकिन मस्काबाजी काम नहीं आई और उनको जी कोई लिफ्ट भी ना मिली और बड़े बेआबरू होकर, जैसे मैंने कहा, कि कूचे से निकलना पड़ा। लेकिन ये है कि पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है टीवी में कि जी क्या मतलब, क्या वज़ीर आज़म था, कितने ग्रेस के साथ, कितने इज़्ज़त के साथ गया, यहाँ पर ख़जाना खाली हुआ पड़ा है, वहाँ आप लोग के ऐड ही नहीं मुक रहे होते, मतलब करोड़ों रुपए के ऐड दिए जा रहे होते हो आप, और दूसरी तरफ जो है मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, ख़जाना खाली हुआ है। और अब आगे जो है निगरान वज़ीर आज़म साहब आए, अब सुनने में तो यही आ रहा है कि पता नहीं इलेक्शन टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वैसे तो कानून इस मुल्क में है ही नहीं जो मैं कहूँ कि हाँ जी कानून के से हिसाब से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी
कानून के मुताबिक आपका जो निगरान सेटअप होता है उसके पास एक ही मैंडेट होता है और वो मैंडेट होता है इलेक्शन करवाने का। अब जब आप ये बात कहते हो कि जी वो क्या पॉलिसी लाएंगे, तो भाई वो क्यों कोई पॉलिसी लाएंगे, वो तो नहीं ला सकते। वो जी क्या इदारों में एडमिनिस्ट्रेटिव क्या मेजरमेंट्स लेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, वो नहीं कर सकते, उनके पास वो मैंडेट ही नहीं है। उनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन करवाना है, उनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। तो फिर ये सवालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि जी वो क्या क्या काम करेंगे, उनकी क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, क्या उनकी पॉलिसीज़ होनी है, उनके पास तो ये हक ही नहीं है। अवाम ये सारी काम जो है वही लोग कर सकते हैं, वही हुकूमत कर सकती है जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है। लेकिन जो हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आई है, वो सिर्फ 3 महीने के लिए इसलिए उसको कानून लाया है ताकि वो इलेक्शन करवा सकें। तो फिर उनसे दूसरी सवालात क्यों हो रहे हैं? और फिर ये कहना कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वही बात है कि आइन तो कहते हैं 90 दिन में होंगे। तो अगर होंगे नहीं होंगे इसका मतलब है कि आप आइन को नहीं मान रहे। तो अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है एंड वी आर लिविंग इन अ मार्शल लॉ रिजीम। ठीक है, अब क्योंकि सारा इलीगल है ना, इसमें कोई सस्पेंड हो गया है, आपका आइन नहीं है, कानून नहीं है, कोई चीज़ बाय बुक हो नहीं रही है। फिर अभी हमने जो कल है वो जश्न आज़ादी मनाया है, लेकिन बार बार सवाल आ रहा था दिमाग में, क्योंकि जितनी चीज़ें पढ़ रही हूँ ना, जो वाक़यात और हालात और जो मंजरनामे सामने आ रहे हैं, तो सवाल ये आ रहा है क्या हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद हैं कि जहाँ पे जी पहले सिंध में कल भी 13 तारीख को भी एक जर्नलिस्ट मारा गया है, इससे पहले भी एक जर्नलिस्ट मारा गया था। क्यों? क्योंकि वो बोलता था। तो क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो हमारी जो है अल्टीमेट पनिशमेंट डेथ होती है कि नामालूम कोई लोग आते हैं और हम पे फायरिंग करके चले जाते हैं। अगर आप में मतलब हम क्या वाकई आज़ाद हैं? अगर हम आज़ाद होते तो अरसलान एक बच्चा जिसको सिर्फ तस्वीरें लेने का, वीडियोस बनाने का शौक़ था, उस शौक़ की वजह से वो अपना बाप खो दिया, उसको लोग पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? KPK में जो सीनियर बुजुर्ग हैं, आतिफ खान साहब, उनके 7 साल बच्चे को आपने जो है पकड़ के हरास कर लेते हो, उनको पकड़ लेते हो, बच्चे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। क्या हम आज़ाद हैं? तौंसा शरीफ में जो है PTI का एक कारकुन है, उसके बच्चे को पकड़े। मतलब आप किस सिमत में लेकर जा रहे हो? आप 14, 13, 15 साल के बच्चों को पकड़ रहे हो। मुझे बताओ, हमने तो सुना था कि रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे रियासत का रोल तो आपने वो बना दिया जो एक सांप का नहीं होता, जो अपनी बच्चे खा जाता है। लेकिन इस सब करने से आखिर में नुकसान किसका है? मैं अपने पिछले व्लॉग में बात करती रही थी कि जी देखें, आप लोग जो हरकतें करें उससे आपने ये नस्ल और आने वाली नस्ल को तो अपने खिलाफ कर लिया है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे अभी ये कहना पड़ रहा है कि आपने ये नस्ल, आने वाली नस्ल नहीं बल्कि इसके बाद भी आने वाली 3-4 नस्लों को आपने जो है अपने नफरत उनके दिलों में डाल दी है। अब वो अरसलान बच्चा हो गया या वो बच्चा जिसको 7 साल का बच्चा है जिसको आपने पकड़ लिया है, सोचो उसके दिल में आपने खौफ डाल दिया, लेकिन खौफ से ज़्यादा बड़े होते होते ये खौफ नफरत में तब्दील हो जाएगा और फिर वो अपने बच्चों को क्या बुलाएगा? यानी कि 50 साल तक के लिए आपने 7 साल का बच्चा है, बड़ा होगा 20-30 साल का होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, यानी कि 50 साल तक के लिए लोगों के दिलों में आप अपनी नफरतें पैदा कर रहे हैं। आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मतलब इसका नुकसान सिर्फ आपको होगा। मतलब इतना जुल्म मत करो, जुल्म की भी एक इंतहा होती है। उसके बाद जो है ना, अगर जो पहाड़ के अंदर लावा होता है ना, वो बनता रहता है, लेकिन जब वो एकदम ख़त्म, मतलब एकदम हाइट हो जाती है ना, बनते बनते पक चुका होता है लावा, तो फिर वो पहाड़ को फाड़ के बाहर आता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो वो असल में लोगों के दिलों में अपने लिए एक नफ़रत का लावा पैदा कर रहे हो और वो फट जाएगा। नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का, आपका, हमारा। इतनी मुश्किल से आज़ादी ली है यार, मतलब प्लेट में रखकर नहीं मिली थी। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी इज्जतें गंवाई थी, कितनी माँ बहन बेटियों ने कहाँ कहाँ खो गए थे, कितने बाप मारे गए थे, कितने बच्चे यतीम हुए थे। मतलब सबसे बड़ी हिजरत थी और इस हिजरत में जब आप पढ़ते हो वाक़या, तो मतलब हम उधर नहीं थे, लेकिन सिर्फ वो पढ़कर हमारे ये हालात है। तो सोचो जो कुर्बानी हमने इतनी मुश्किल से हासिल की थी, मतलब हमने सब कुछ दे दिया था ना, अपना घर बार दे दिया था, हमने अपने माँ बाप दे दिए थे, हमने अपनी बहनों बेटियों माओं की इज्जतें दे दी थी, सब कुछ दाव पे लग कर ये मुल्क मिला था और उसके बाद आप इस मुल्क के साथ ये कर रहे हो। मतलब किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप लोग इस मुल्क को? मतलब आप लोगों ने एक शख्स की उसमें इसको अपनी ज़ाती जंग बना लिया है।
आपने शहबाज शरीफ को लेकर आए थे ना, आप उसकी 16 महीने की कारकर्दगी देख लो, किधर खड़े हुए। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करो ना, बात ये नहीं कि हम इमरान खान को सपोर्ट करें या हम शहबाज को सपोर्ट करें या हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। बात हो रही कारकर्दगी की। बुक्स क्या बात कर रही हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बात करें। क्या फैक्ट्स एंड फिगर ये नहीं कहते थे कि जब इमरान खान गया तो ग्रोथ रेट 6% थी और जब से ये शहबाज शरीफ आए तब ग्रोथ रेट क्या हो गई है। क्या फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताते कि वो इमरान खान कितने पे रिजर्व छोड़कर गया था और इन लोगों ने कितने पे रिजर्व्स ले आए। बिजली, पेट्रोल सब कुछ महंगा नहीं हो रहा। क्या लोग खुदकुशियाँ नहीं कर रहे हैं भूख की वजह से। क्या माएँ बाप अपने बच्चों को बेच नहीं रहे सिर्फ और सिर्फ भूख की और इफलास की वजह से। आपने इस मुल्क का सोच ही नहीं रहे, अपनी ज़ाती जंग में लगे हुए हो। आप कह रहे हो कि बस जो कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से हो जाए, इन पर जुल्म करो, कुछ करो, लेकिन अपना दबदबा कायम रखो। तो मैं ये आपको बता दूं, ना आपका हुकूमत कायम रहेगी ना दबदबा कायम हुआ था। फ़िरौन भी गर्क हुआ था, वो भी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन वो गर्क हुआ है। तो इसलिए खुदारा ये मुल्क जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना है, जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसको इस तरह मत बिखेरे। अल्लाह हाफिज़।